हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करिए और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखा करिए, स्किप मत करा करिए, आराम से देखिए। अगर आपको तभी भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 4 है ये आपके बुक का, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, लिखा हुआ है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेटर्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेटर्स की हेल्प से अगर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या बनता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब ये फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, इन सभी का यूज़ करके जब हम कोई, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज मैंने कहा ये है कांस्टेंट, 2 क्या है, 2 एक नंबर है तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। और अगर मैंने x लिख दिया तो ये हो गया वेरिएबल। अब ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन बन गया है और दोनों एक्सप्रेशन को मैंने किससे कनेक्ट किया है, इनटू से कनेक्ट किया है। हम लोग प्लस माइनस इनटू है डिवाइड, तो यहाँ पे 2 और x के बीच में क्या लिखा हुआ है, इनटू लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2x मीन्स 2 इंटू एक्स। तो जब हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अलग अलग ऑपरेशंस के हेल्प से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या बनाता है, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। जैसे कि ये देखो इनटू है, अगर इसी में मैंने लिख दिया प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो ये क्या बन गया, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, अब आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है 4x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये सभी क्या है, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे कि पहला टाइप लिखा हुआ है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें केवल एक टर्म हो, एक टर्म, जैसे कि यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, 2x के साथ में क्या प्लस हो रहा है, 3y प्लस हो रहा है, तो 2 टर्म आया नहीं आया, तो इसलिए ये मोनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब इसमें केवल सिंगल टर्म हो। जैसे अब आप इसको अलग अलग टर्म मत समझिएगा, ये एक सिंगल टर्म है। ऐसे 3xy ये एक ही नंबर लिखा हुआ है, प्लस करके कोई और नंबर नहीं ऐड किया गया है या माइनस किया गया है, इसलिए ये मोनोमियल कहलाएगा। ऐसे 7x स्क्वायर ये भी क्या है, एक तरह का मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। जैसे कि 2x में अगर मैंने एक और नंबर प्लस कर दिया तो ये हो गया बाइनोमियल, 2 टर्म्स आ गया, दैट मीन्स ये हो गया बाइनोमियल। ऐसे ही 4x में से y को माइनस कर दिया तो ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। ऐसे 7x स्क्वायर माइनस 3x इज ऑल्सो अ बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल के बाद में आता है ट्राइनोमियल। जैसा कि समझ पा रहे होगे, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। एंड ट्राइनोमियल में देखिए 3 टर्म्स कैसे हो गया, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 7। तो आप टर्म्स को देखिए ब्रेक करिए, देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, प्लस लगा है ना, प्लस या माइनस लगा होगा तो वो अलग टर्म बन जाएगा। देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो तीनों का मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया 3 टर्म्स इसमें हो गया, दैट मीन्स ये ट्राइनोमियल हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 9, ये भी क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब होता है तीनों में से कोई भी आ जाएगा, सब पॉलिनोमियल आते हैं। मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म हो या 1 से ज़्यादा टर्म हो। 1 से ज़्यादा मतलब देखो, या तो 1 टर्म हो या तो 1 से ज़्यादा टर्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, तो सभी को हम किसके अंडर में ले लेंगे, हम पॉलिनोमियल के अंडर में ले लेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि हर एक तरह का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो एक तरह का क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। चाहे उसमें 1 टर्म हो, चाहे वो 2 टर्म हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 3 से ज़्यादा होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे वो हम किस में रखेंगे, उनको हम पॉलिनोमियल के अंडर में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ टर्म्स, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, इसी पर बेस आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब होता है एक जैसे। लाइक मतलब ऐसे टर्म्स, 2 ऐसे टर्म, 3 ऐसे टर्म, 4 ऐसे टर्म जो एक जैसे हों, जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जो वेरिएबल यूज़ किया गया हो वो सेम यूज़ किया गया हो। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो नंबर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और x कह लो या y कह लो, ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं।
है ना। तो अगर एक तरह का वेरिएबल यूज किया गया तो उसे लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 7x और 3x, 7x एंड 3x क्या है, लाइक हैं। लाइक टर्म क्यों है, क्योंकि इसमें भी x यूज हुआ है, इसमें भी x यूज हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 3x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, ये भी कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, सेम टर्म्स है। ऐसे में अगर और एग्जांपल ले लूँ, मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया 7xy और 3xy, है ना। ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसलिए ये लाइक टर्म्स है। लेकिन अब लाइक तो हो गया, अगर अनलाइक समझे, जैसे कि 7x और 3y, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक जैसे तो है नहीं, इसमें x यूज हुआ है, इसमें y यूज हुआ है, दैट मीन्स ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इसमें है और इसमें एक्स वाई है, तो आप कहोगे सर इसमें x है लेकिन इसमें भी तो x है, नहीं, लेकिन ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स वाई, इसलिए एक जैसे नहीं है। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल कौन से हैं, कांस्टेंट कौन से हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो एक्स वाई जेड मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे कहते हैं वेरिएबल। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी ये सब जो भी हैं वो वेरिएबल हैं। तो देखिए ये यहाँ पर एक पार्ट होता है वेरिएबल पार्ट, ये आपका है वेरिएबल पार्ट, और जिसमें के एक्स वाई जेड नहीं होते हैं उसे कहते हैं कांस्टेंट पार्ट, है ना। कांस्टेंट पार्ट ये वेरिएबल पार्ट होता है, क्योंकि इसमें टी है या इसमें एक्स वाई जेड है, तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल पार्ट है। कौन से पार्ट हैं, वेरिएबल पार्ट हैं। और ये कौन सा पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड नहीं है। ऐसे ये दोनों इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल, ये दोनों इसमें क्या है, वेरिएबल है। अब हमको वेरिएबल और कांस्टेंट लिखना है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, इसमें वेरिएबल केवल 8 यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेरिएबल लिखेंगे 8, और कांस्टेंट जो यूज़ हुआ है, कांस्टेंट जो है वो क्या है, 12 है, ठीक है। वेरिएबल जो है वो t यूज़ हुआ है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे t यूज़ हुआ है, और कांस्टेंट जो यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है, 12 यूज़ हुआ है। ऐसे इसमें वेरिएबल जो यूज़ हुआ है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हुए, k यूज़ हुआ है और x यूज़ हुआ है। तो k और x ये यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, और कांस्टेंट जो हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 1 है, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट 3 है। आप वेरिएबल टर्म्स में से जो वेरिएबल यूज़ किया गया उसको लिख दोगे, और इसमें इसका ये कांस्टेंट नहीं है। अब तो वेरिएबल से इंटू होगा तो ये वेरिएबल अभी वेरिएबल ही है, मतलब 5 से इस पे इंटू करेंगे तो जो भी आएगा हमको पता नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो इसमें कोई भी कांस्टेंट है ही नहीं। वेरिएबल कौन कौन सा यूज़ हुआ है इसको देख लेते हैं। वेरिएबल यूज़ हो रहा है ए बी और सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सभी क्या हैं, वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट जो यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है, इसमें 0 यूज़ हो रहा है। कांस्टेंट टर्म है ही नहीं ना, क्योंकि वेरिएबल पार्ट इसमें है, इसलिए इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। होप सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्लासीफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको बताना है इनमें से कौन से मोनोमियल है, कौन से बाइनोमियल है और कौन से ट्राइनोमियल है। तो एक काम करिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, मोनोमियल का एक तरफ लिस्ट, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, और एक तरफ ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये 3 पार्ट में बांट लीजिएगा, और जो मोनोमियल होगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा, जो बाइनोमियल होगा उसको यहाँ, ट्राइनोमियल यहाँ। देखिए मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म्स हो, तो देखो ये एक सिंगल टर्म है, इसलिए ये क्या हो गया, मोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे इसमें 2 टर्म्स है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसलिए क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3, दैट मीन्स ये ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर भी 3 टर्म्स है, दैट मीन्स ये ट्राइनोमियल हो गया। अगला यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ मतलब ये भी क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ये सिंगल टर्म है, प्लस या माइनस करके जब लगा होगा तभी 2 पार्ट में बटेगा, तभी वो बाइनोमियल बनेगा। ये मोनोमियल है, इसमें 1 और 2 कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, इसलिए बाइनोमियल। यहाँ पर भी 1 टर्म्स है, मतलब ये क्या हो गया, मोनोमियल। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की तरफ। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द फैक्टर्स। फैक्टर लिखना है। फैक्टर कैसे लिखते हैं, फैक्टर मतलब होता है, अभी तक आपने नंबर्स का फैक्टर किया होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 9, तो 9 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 3 9, और 3 किससे कटता है, 1 से। तो क्या आया फैक्टर, 2 बार 3, दैट मीन्स इसका हम फैक्टर करके 9 का फैक्टर लिखेंगे, क्या रखेंगे, 3 × 3 लिख सकते हैं।
है ना। ऐसे ही ए जो है, ए कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, पावर 2 मतलब ए 2 बार आ गया। ऐसे बी क्या आ गया, एक ही बार, ये हो गया आपका क्या फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है इसको इनटू में ब्रेक कर देना। 11 का फैक्टर कुछ होता नहीं है, 11 ही रहेगा। यहाँ पे x 3 बार है क्योंकि पावर 3 है, y जो है 2 बार है इसलिए पावर 2 है, ये हो गया इसका फैक्टर। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फैक्टर क्या बनेगा, 3 इंटू 5 इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एन इंटू एन इंटू पी, ये हो गया इसका फैक्टर। मतलब आप इसको इनटू में ब्रेक कर दीजिए, जो भी आएगा वो क्या होगा, फैक्टर बन जाएगा। ऐसे 16 को हम क्या लिखते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 16। और इनटू में a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ये हो गया आपका क्या आंसर, फैक्टर बन गया। ऐसे ही माइनस वाले का फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे आएगा -2 इंटू 3 इंटू 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। अच्छा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 12 का फैक्टर। m कितनी बार है, 4 बार है, दैट मीन्स इसको m को 4 बार लिख दीजिए, ये आ गया आपका क्या फैक्टर, जो कि आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट टर्म्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसमें वेरिएबल दैट मीन्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी जिसमें भी होगा वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा, यही तो है। तो कांस्टेंट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, -9। क्या है इसमें, -9 है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -10 है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 11 है ना। दैट मीन्स जिसमें केवल प्लस या माइनस करके केवल नंबर लिखा होगा एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब में आपको वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पे देखो एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, जिसके साथ में एक्स वाई जेड नहीं होगा, पी क्यू आर ये सब नंबर नहीं होगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे 11 के साथ में कोई और नंबर नहीं है, इसलिए हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे -10 हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे -9 हो जाएगा कांस्टेंट। इसके बचे हुए पार्ट आप लोग कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट देखने के लिए कुछ टर्म देना जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ k टू द पावर 3। उसने कहा k टू द पावर 3 का कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता क्या है, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। मैंने आपसे कहा इस एक्सप्रेशन में आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो x स्क्वायर के साथ में जो नंबर इनटू में है, x स्क्वायर के साथ में जो नंबर इनटू में होगा यही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी को छोड़ देंगे, ऐड प्लस माइनस करके जो होगा उसको छोड़ देंगे, वो कोफिशिएंट नहीं बन सकता है। कोफिशिएंट केवल वही होगा जो उसके साथ में इनटू में होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7 है ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। जो नंबर इनटू में होगा केवल वही, उसी को लिखेंगे हम कोफिशिएंट पे। तो देखो अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो -3 इंटू के क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू आर, यही तो है। अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ के क्यूब मतलब जो बच गया, ये सभी नंबर क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ के क्यूब इक्वल कौन कौन बचा, देखो -3 बचा, वाई स्क्वायर बचा और आर बचा, ये सभी क्या है, इसके कोफिशिएंट हैं। ऐसे यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 2 a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर तो यहाँ है और यहाँ पे b नहीं, b स्क्वायर नहीं बोला उसने b का बोला है कोफिशिएंट। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा, तो इसको एक काम करते हैं b इंटू बी लिख दें भाई। b स्क्वायर तो 2 बार b लिख सकते हैं, इंटू सी स्क्वायर। अब देखो उसने कोफिशिएंट किसका कहा है, इतने का केवल कहा है, a स्क्वायर और b, a स्क्वायर b का कोफिशिएंट कहा है। तो बचा क्या, 2 बच गया, b बच गया और c स्क्वायर बच गया। ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b आ गया है, ठीक है। इसके 2 पार्ट आप लोग करिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं और करते हैं इसको। लिखा हुआ आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होता है मतलब जो एक जैसे हो, मैंने कि आपको पहले ही बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लाइक टर्म्स का पेयर, हमको पेयर में लिखना है लाइक टर्म्स को। देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसके साथ में कौन आएगा, जहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा होगा वही होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे पीछे है लेकिन है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहो 3 इंटू 4 तो 3 इंटू 4 भी 12 होता है, और 4 इंटू 3 करो तो भी क्या होता है, 12 होता है। दैट मीन्स अगर नंबर इंटू में है तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके आंसर में। दैट मीन्स लाइक टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो -6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये -19 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, इसलिए मैंने इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। एक पेयर मिल गया लाइक टर्म्स का ये। ऐसा देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक और पेयर मिल गया। ये भी है क्या, लाइक टर्म्स। और अलग अलग लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक ही में मत लिख दीजिएगा। ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक हैं। अब ये दोनों लाइक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका लाइक ये है और इसका लाइक ये है। ऐसे ही अब बाकी पेयर आप लोग लिखिएगा। देखिए ए एक्स वाई, यहाँ पे भी ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, ठीक है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दोनों क्या है, लाइक हैं। ऐसे ये दोनों क्या हैं, लाइक हैं, ठीक है, ओके। और ये दोनों लाइक है, इसके अकॉर्डिंग आप पेयर बना लीजिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे। देखिए, फाइंड द डिग्री। डिग्री मतलब होता है, डिग्री मतलब होता है सबसे बड़ी पावर कौन सी है। सबसे बड़ी पावर किसी एक्सप्रेशन की जो होगी वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी ए और बी को बाद में बोलूँगा, डिस्कस करूँगा, पहले सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सी में क्या है, इसमें केवल एक ही टर्म यूज हुआ है, केवल टी यूज हुआ है, और कोई एक्सप्रेशन, कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है, वो है टी। तो जब एक वेरिएबल यूज होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है ना, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पावर 1 है। सबसे बड़ी पावर जो होगी उसे ही डिग्री कहेंगे। तो डिग्री जो होगा वो इसका क्या है, 4 है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं यूज हुआ है। यहाँ पे एच यूज हुआ है, एफ यूज हुआ है और यहाँ पे ई यूज हुआ है, एच एफ ई। इसमें भी वही है, आर के और आर यूज हुआ है, एक वेरिएबल नहीं यूज हुआ है। तो इसको वैसे नहीं सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो वेरिएबल की पावर ऐड कर लेंगे। देखो 2 और 3 कितना हो जाए, 5, 5 + 1 6। यहाँ पे कितनी पावर बनी, 6 पावर बना। यहाँ पे कितना है, 2 2 4 1 5, ये कितना हो गया, पावर 5 बन गया। ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितना हो गया, पावर 3। जिसकी पावर में कुछ नहीं लिखा होता उसको हम 1 मानते हैं। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी आई, 6 आई ना। दैट मीन्स डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी पावर को प्लस कर लेंगे हम। 2 और 1 कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ऐसे 2 और 1 पावर 3 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या आई, पावर 4 आ गया है। दैट मीन्स डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री जो होगा वो पावर 4 होगा। ये आपका क्या है, आंसर है। डिग्री पहचानने के लिए आपको कोई भी इन सब नंबर से कोई मतलब नहीं है। चाहे यहाँ पे 7/2 लिखा होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उसके वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। होप्स तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करिए मेरे से कमेंट के थ्रू, और उसका मैं सॉल्यूशन 100% दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।